सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हम लास्ट में देखे थे, लास्ट क्लास में क्या देखे थे? अनुच्छेद, शेड्यूल्स। ठीक है, इस क्लास में हम आज चालू करने वाले हैं आर्टिकल से। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कितने होते हैं? 22। ठीक है, एंड आर्टिकल्स कितने होते हैं? 395। ठीक है, तो आज हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम क्या देखेंगे? पहले पार्ट का नाम क्या है? तो पहला पार्ट है पार्ट फर्स्ट। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 1 to 4 इसके अंदर आते हैं। कितने आर्टिकल आते हैं? 1 to 4। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 आर्टिकल देखेंगे। चलिए, तो आर्टिकल फर्स्ट पढ़ने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि पहले एंशियंट टाइम से जो भारत है उसको इंडिया बोला जाता है फॉरेन जगहों पे। ठीक है, सब कोई जो हमें वर्ल्ड में जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं? इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे क्या? नेम एंड टेरिटरी, ठीक है, ऑफ यूनियन। यूनियन यानी कि संघ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि फॉरेन में सब हमें इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है, और यहां पे हम बोलते थे भारत। तो इसलिए क्या बोल दिया गया? नेम क्या बोल दिया गया? इंडिया। ठीक है, डेट इज भारत। इंडिया जो कि क्या है? भारत। ठीक है, तो ये तो कंट्री का नाम रख दिया गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, जो कि क्या है? विच इज क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का क्या है? संघ है। अब इसके बारे में यूनियन ऑफ स्टेट्स जब हम पढ़ते हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरल। यूनियन और फेडरल के बारे में पता होना चाहिए। तो यूनियन क्या है? कि राज्यों का संघ है। ठीक है, और फेडरल क्या है? वो भी राज्यों का संघ है। लेकिन फेडरल का हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि यूएसए। आज यूएसए क्या है? कि बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम से क्या बदलता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो वहां पे उन सभी राज्यों के अलग अलग झंडे हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा है, और वो चाहे तो अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी जगह अगर हम यूनियन को देखते हैं तो यूनियन का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्या? इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो आ गया वो अलग नहीं हो सकता। क्या? वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या है? यूनियन। यूनियन राज्यों को अलग होने की नहीं देता है। ठीक है, और फेडरल क्या होता है? वो एक एग्रीमेंट से जुड़े होते हैं, सारे के सारे स्टेट वो अलग हो सकते हैं लेकिन एग्रीमेंट तोड़ने के बाद। इसी के अंदर तो यानी कि क्या बोला जाता है? यूनियन को क्या बोला जाता है? इंडिया को, कि इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन। क्या है? इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन। ऐसा यूनियन जो कि टूट नहीं सकता है। ठीक है, ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। क्या समझ में आता है इससे हमें? कि इंडिया क्या है? कि इंडिया को तो आप नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन यहां के राज्यों को आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। इतनी सी बात समझ में आई? चलिए, ठीक है, और यही अगर हम यूएसए को बोलेंगे तो यूएसए को हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन। ठीक है, ऑफ इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, इसकी बात समझ में आई क्या? कि यहां पे यूनियन को आप तोड़ सकते हो, क्योंकि ये सारे क्या है? सारे के सारे स्टेटों ने मिलकर क्या कर रखा है?
एक एग्रीमेंट कर रखा है जिससे कि वो साथ में, ठीक है। तो डेस्ट्रक्टिबल यूनियन, यूनियन को आप तोड़ सकते हो लेकिन स्टेट्स को नहीं तोड़ सकते हो। और इंडिया का क्या है कि आप इंडिया को कुल मिला के नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, और स्टेट्स को तोड़ सकते हो। चलिए, जम्मू कश्मीर वाले कहते थे कि भाई हमें अलग होना है, हमें अलग होना है, हमें नई कंट्री बनानी है, लेकिन आप इंडिया का एक पार्ट हो, ठीक है, तो आप यहां से अलग हो ही नहीं सकते। चलिए, तो बात समझ में, नेम क्या हुआ इंडिया, डेट इज भारत, जो कि क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। अच्छा, यही बात क्या कहते हैं कि यूनियन को भी संघ बोला जाता है, ठीक है, यूनियन को भी संघ बोला जाता है और फेडरल को भी संघ बोला जाता है। लेकिन दोनों में मतलब समझ में एक सीधा साधा क्या, कि यूनियन में तो क्या होता है कि अपना सेंट्रल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, क्या होता है, सेंट्रल पावरफुल होता है, सेंट्रल पावरफुल होता है। सेंट्रल क्या होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। कैसे कि पावरफुल क्या होता है, यहां पर हम इंडिया में देखेंगे, ठीक है, तो सारे राज्यों को अपनी अपनी पावर्स दी गई है, लेकिन जब सेंटर की बात आती है तो मोदी जी किसी भी स्टेट में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब फेडरल क्या है, तो फेडरल में कौन होता है पावरफुल, फेडरल में स्टेट्स पावरफुल होता है, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। चलिए, तो हम क्या देखते हैं आर्टिकल 1 में, नेम एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर हमने नेम देखा क्या है, इंडिया, डेट इज भारत, समझ में आई इतनी सी बात। विच इज क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सिंपल है, ठीक है। यूनियन और फेडरल में अंतर समझ में आ गया क्या क्या। चलिए, एक बार इसका डायग्राम में और समझा देता हूं कैसे, कि यूनियन में आपको ये तो पता चल गया क्या होता है पावरफुल, सेंटर पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम होता है, ये अपना क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, स्टेट्स हो गए, ठीक है, ये अपने स्टेट्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं यूनियन की बात करूं, तो यूनियन में क्या होता है, सेंटर मोर पावरफुल होता है, तो सेंटर सबको, स्टेटों को शक्तियां प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेंटर क्या देता है, शक्तियां देता है स्टेट्स को, ठीक है। अब यही अगर मैं फेडरल की बात करूं, ठीक है, ये सेंटर हो गया अपना, ये स्टेट्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, स्टेट्स हो गए, और ये हो गया फेडरल। तो इसमें क्या होता है, फेडरल यानी कि अमेरिका, तो इसमें क्या दे रहे हैं, स्टेट्स अपनी पावर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेटों ने मिलकर क्या बनाया, एक सेंटर बनाया, और स्टेट इसको क्या दे दी, सेंटर को पावर दे दी। समझ में आ गया यूनियन और फेडरल का। अब बी आर अम्बेडकर जो थे, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि हालांकि यूनियन शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शब्द मेंशन्ड है, यूनियन जो वर्ड है वो मेंशन्ड है, लेकिन फेडरल वर्ड मेंशन्ड नहीं है। लेकिन जो इंडिया का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेडरल की तरह काम करता है। कैसे फेडरल की तरह काम करता है, कि हाँ भाई, स्टेट्स को पावर तो है ही अपने आप सब कुछ करने की, ऐसा तो है नहीं कि सेंटर ही पूरा पावरफुल है। तो बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बी आर अम्बेडकर, कि जब पीस टाइम होता है, ठीक है, पीस टाइम, जब तो कौन सी होती है, जब तो हमारा भाई फेडरल चल रहा होता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, क्या कहते हैं अम्बेडकर जी, कि ड्यूरिंग पीस टाइम, ड्यूरिंग पीस टाइम, जब शांति काल चल रहा है, जब तो क्या हो रहा है कि फेडरल हो रहा है, ठीक है, फेडरल चल रहा है, स्टेट्स पावरफुल है अपने, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम, तो इमरजेंसी टाइम पे क्या हो जाता है, मान लो आज पाकिस्तान अटैक कर देता है राजस्थान की साइड पर, राजस्थान की बॉर्डर पर अटैक कर देता है, ठीक है, तो इसमें गहलोत जी कुछ करने वाले नहीं होंगे, सीधे मोदी के ऑर्डर चलेंगे, आर्मी जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन होता है, यूनियन हो जाता है इंडिया, ठीक है। तो पीस टाइम पे तो क्या रहता है, इंडिया फेडरल रहता है, और इमरजेंसी वाले टाइम पे यूनियन हो जाता है, कि सेंटर मोर पावरफुल हो जाता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। बाकी अमेरिका क्या है, एग्रीमेंट है स्टेटों के बीच में, और अमेरिका टूट सकता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं टूट सकता, क्योंकि इंडिया क्या है, इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, और अमेरिका क्या है, डेस्ट्रक्टेबल यूनियन, यानी कि यूनियन टूट सकता है लेकिन स्टेट्स नहीं टूट सकते उसके, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम क्या देखते हैं,
कि हमने अभी तक इसमें क्या देखा, सीधी सी बात, नेम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। क्या देखा, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, क्या है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, अगर मैं इसके सिस्टम की बात करूं तो कहीं ना कहीं है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन क्वासी फेडरल है। कैसा है, क्वासी फेडरल। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें दोनों तरीके के सिस्टम लगते हैं। यूनियन लगता है अपना कब, जब अपना इमरजेंसी टाइम पे होता है, और फेडरल अपना नॉर्मल जब शांति काल पीस टाइम चल रहा होता है, जब फेडरल चल रहा होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वासी फेडरल बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी अगर मैं टेरिटरी की बात करूं तो टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, देखिए आज के टाइम पे स्टेट्स अपनी टेरिटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, यूटी को पूरा लिख दे तो यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जिसको कौन संभालती है, अपना सेंटर संभालता है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और अदर एक्वायर्ड टेरिटरी। इसका मतलब क्या है कि कल को अगर हम कहीं पे भी जमीन हड़पते हैं, या फिर हम मान लो कि तिब्बत पे अटैक करते हैं और तिब्बत को अपने अंडर ले लेते हैं, या फिर हम किस पे, भूटान पे अटैक करते हैं, भूटान को अपने अंडर ले लेते हैं, तो यानी कि अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज किस में आएंगी, जो कि हमने बाद में ले ली गई है, या फिर वो खुद विलय होना चाहती थी। ठीक है, तो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज। चलिए, आर्टिकल 1 समझ में आया। ठीक है, अब आर्टिकल 2 क्या देखते हैं। तो पहले में तो हमने बता दिया कि कंट्री का नाम क्या है, जो कि क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और उसकी टेरिटरी के अंदर आता है स्टेट, यूटी एंड अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज। ठीक है, अब जब हम बात किसकी करते हैं, आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 में हम क्या देखते हैं कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, यानी कि नए स्टेट का अगर एडमिशन करना हो तो ये आर्टिकल 2 में बताया गया है। कैसे, कि पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट यानी कि संसद, संसद के पास क्या है, पावर है। तो पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड, ठीक है, टू एडमिट न्यू स्टेट्स। इतनी सी बात समझ में आई कि पावर किसके पास है न्यू स्टेट बनाने की, या फिर न्यू स्टेट को एडमिट करने की किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है। और कौन से स्टेट, कौन सी जगह, जो कि नॉट पार्ट ऑफ यूनियन, यानी कि समझ में आपकी क्या बात कर रहे हैं, यानी कि ये फॉरेन प्लेसेस की बात कर रहा है, जिसको कि इंडिया एक्वायर करती है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप कोई भी जो फॉरेन अपनी जो जगह है उसको अपने एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अपने यूनियन के अंदर एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर पावर है, यानी कि किसी भी फॉरेन जगह को आप एडमिट कर सकते हैं। किसमें बताया गया, आर्टिकल 2 में बताया गया। ठीक है, चलिए, तो अब आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 3 में बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। क्या बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो कैसे होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कि देखो पार्लियामेंट कैन फॉर्म एनी न्यू स्टेट। अच्छा, आर्टिकल 2 में तो किसकी बातें करी, जो हमें बाहर से एंटर करवानी है यूनियन के अंदर, जो फॉरेन टेरिटरीज जो हमें यूनियन के अंदर एंटर करवानी है, वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट एंटर कर सकता है। अब यहां क्या बता रहा है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इंडिया यूनियन के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का मैं एग्जांपल लूंगा, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन फॉर्म एनी न्यू स्टेट। ठीक है, और उसमें एंड चेंज इट्स नेम।
ठीक है, क्या कर सकता है, उस राज्य का नाम चेंज कर सकता है, ठीक है, एरिया चेंज कर सकता है एंड बाउंड्री भी चेंज कर सकता है, ठीक है, बाउंड्री ऑफ न्यू स्टेट। आज अगर पार्लियामेंट चाहे तो राजस्थान का नाम चेंज कर सकती है, राजस्थान के टुकड़े कर सकती है और राजस्थान की बाउंड्री भी चेंज कर सकती है, ठीक है। हमारे पास राजस्थान के पास कोई पावर नहीं होती इसकी। देखिए कैसे पावर नहीं होती है। तो पहली बात समझ में, आर्टिकल 3 में क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जिसके अंदर पार्लियामेंट कैन फॉर्म एनी न्यू स्टेट एंड चेंज इट्स नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, पार्लियामेंट को चलने के लिए सारी चीजों में प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल तो लेनी पड़ती है, सेम वही चीज है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आई। सेकंड में हमने क्या देखा, पहले फर्स्ट से बात करते हैं। फर्स्ट में क्या देखा, नेम, इंडिया डेट इज भारत, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है, अपना स्टेट, यूटीज एंड अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज। और यही अगर मैं यूनियन, अगर अमेरिका और इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया क्या है, इंडेस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। स्टेट टूट सकता है लेकिन यूनियन नहीं टूट सकता है। और अमेरिका की बात करूंगा तो वो क्या है, डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन, क्योंकि वो एग्रीमेंट से अटैच्ड है। तो डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन, यूनियन टूट सकता है लेकिन उनके स्टेट नहीं टूट सकते, क्योंकि वो स्टेट अपने आप में एक अलग कंट्री है, उनके अलग अलग फ्लैग है, उनकी अलग भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 3 में क्या देखते हैं कि जब कोई यूनियन के अंदर स्टेट आ गया तो अब उसका पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको नया स्टेट बना सकती है, या फिर उसका नेम चेंज कर सकती है, एरिया चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, ठीक है, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। अब प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब इसका प्रोसीजर क्या रहता है, तो देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या होगा, बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस्ड होगा विद प्रायर कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, बिल को इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। उसके बाद क्या किया, देन सेंड इट टू, देन सेंडेड इट टू, कहां भेज दिया गया, कंसर्न्ड स्टेट्स। जैसे कि मैं आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लेके चलता हूं। आज आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में बदलना था, तो पहले तो क्या हुआ, बिल इंट्रोड्यूस्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या दिया गया, बिल को भेज दिया गया, देन सेंडेड इट टू द कंसर्न्ड स्टेट, ठीक है। फिर वो जो कंसर्न्ड स्टेट है यानी कि आंध्र प्रदेश क्या करेगा, अपने ही स्टेट लेजिस्लेचर में, आपको मैंने बताया था हर एक स्टेट के अंदर दो चीज होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट काउंसिल, ठीक है। या तो वो होगी या फिर वो होगी, या फिर आप दोनों भी रख सकते हो, ठीक है। तो कंसर्न इंट्रोड्यूस्ड इन देयर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में क्या, कि सबसे पहले क्या होगा, बिल इंट्रोड्यूस्ड होगा, उसके बाद वो कहां जाएगा, उसके बाद वो कहां जाएगा कि उसी कंसर्न स्टेट पे, जिसके लिए अलग होने के लिए बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ, उसी स्टेट पे जाएगा, और वो स्टेट क्या करेगा, अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अपने आप इसको, बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये एक सिंपल सी टर्म है कि देखो, अच्छा, अब जब आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए भेजा गया था बिल, तो वहां पे बहुत सारे नाटक हुए, दंगे हुए कि हम तो अलग नहीं करेंगे, लेकिन अलग करना पड़ेगा। क्यों, ये देखिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है, एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ बिल, ठीक है, हैज नो इंपैक्ट, कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा ऑन दी बिल, ठीक है। एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, ठीक है, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा बिल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद क्या देखा
जैन उसको क्या किया गया, कंसर्न स्टेट में भेजा गया और उसने इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी लेजिस्लेचर में। उसके बाद हमने क्या किया कि एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बनेगा तो तेलंगाना बनेगा ही, कितना भी कर ले आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन फिक्स अब कितने दिन में नोट आना है। ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट ने दे दिया कि आपको 10 दिन दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन फिक्स, सबसे पहले तो उसने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट कैन फिक्स, फिक्स। ठीक है, तो 10 दिन दिए जाते हैं, लेकिन इनको लगा कि भाई अभी थोड़ा इनको और टाइम दो, कोई बात नहीं हम कर लेंगे आराम से, महीने भर का टाइम है। तो प्रेसिडेंट कैन फिक्स, सबसे पहले तो 10 दिन फिक्स कर दिया था, और चेंज, ठीक है, या फिर चेंज कर सकते हो, चलो 10 दिन की जगह महीना भर देते हैं। ठीक है, चेंज दी टाइम लिमिट, टाइम लिमिट किसके लिए, टू रिटर्न द बिल। ठीक है, इतनी सी बातें समझ में आई क्या, कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो फिक्स कर सकता है और चेंज कर सकता है टाइम लिमिट टू रिटर्न द बिल। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अलग स्टेट बनाना है तो बनेगा ही। ठीक है, क्या होता है, बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो गया, कंसर्न स्टेट में भेज दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर में, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का फर्क ही नहीं पड़ेगा, और प्रेसिडेंट अपना फिक्स टाइम कर सकता है और चेंज कर सकता है टाइम लिमिट टू रिटर्न द बिल। ठीक है, चलिए इसके आगे का क्या देखते हैं। तो इसके आगे हम फिफ्थ पॉइंट में क्या देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या, कि बिल कोई से भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में कर दिया चाहे राज्यसभा में कर दिया, कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, तो बिल हैज टू बी, हैज टू बी पास्ड विद सिंपल मेजोरिटी फ्रॉम बोथ दी हाउसेस। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से, लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, राज्यसभा में चल गया, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया तो राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में चला गया, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सीधा प्रेसिडेंट को साइन ही करना है। ठीक है, एक बात और, अगर मान लो कि लोकसभा रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बिल फॉर रिकंसिडरेशन। इतनी सी बात समझ में आई क्या, कि देखो एक एग्जांपल लो, कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, पार्लियामेंट के पास क्या गया कि लोकसभा ने तो पास कर दिया उसके एक हाउस ने, और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो ओवरऑल रिजेक्ट, यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जाएगा, कि राज्यसभा वालों को वापस भेज दिया, ज्वाइंट सिटिंग बैठा दी कि भाई अब करो भाई, कि तुम्हें राइट करना है कि रॉन्ग करना है, तुम्हें पास करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो बिल क्या होगा, फिर से इंट्रोड्यूस्ड होगा, यानी कि अगर फिर से राज्यसभा कहती है ना कि हाँ यार कर देते हैं हम तो भाई, तो क्या होगा, फिर से इंट्रोड्यूस्ड होगा, फिर से इंट्रोड्यूस्ड होगा, फिर कंसर्न स्टेट में जाएगा, फिर वहां की लेजिस्लेटर में इंट्रोड्यूस्ड होगा, फिर वापस आएगा, फिर उसके बाद कोई से भी हाउसेज में इंट्रोड्यूस्ड होगा, उसके बाद पास होना पड़ेगा उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ, एंड उसके बाद पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट क्या है फिर फाइनल कर देता है कि हाँ भाई अलग कर दो। ठीक है, किसी का कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। तो उसके बाद एक चीज और क्या ध्यान रखने वाली होती है कि प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजता। चलिए, ठीक है, तो कहां तक हो गया, आर्टिकल 3 तक हो गया। चलिए, इसके बाद आर्टिकल 4 में हम सिंपल सी चीजें देखते हैं क्या, कि देखो आर्टिकल 4 में क्या देखते हैं हम, आर्टिकल 4 कि फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में, क्या, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल चेंजेस does not require any
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बात समझ में आई? इसको पूरा लिख देता हूं। क्या समझ में आया कि हमने, तुम्हें ध्यान है फर्स्ट या फिर फोर्थ शेड्यूल पढ़ा था? फर्स्ट शेड्यूल में तो क्या पढ़ा था कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की एक पूरी लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर उसके एरिया, बाउंड्री सब जगह उतर मेंशन है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन है? स्टेट एंड यूटीज। फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या है कि राज्यसभा की सीट्स मेंशन है। क्या? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट्स एंड यूटीज। ध्यान है? चलिए, तो फर्स्ट शेड्यूल तो क्या है? नेम एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड यूटी, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? अलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, इन राज्यसभा ऑफ स्टेट एंड यूटी। समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी चेंजेस होने होते हैं, अगर इसमें कोई चेंज होना है, कोई नया स्टेट आया या फिर कोई नया यूटी आया, तो क्या होगा? उसको सीट्स मिलेंगी राज्यसभा में। अगर ये सब कुछ होता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। एक तो ये चीज समझ में आई। ये चीज, ये तो आर्टिकल 4 कहता है। और क्या कहता है ये कि बेरूबरी केस 1960 था। क्या? बेरूबरी केस 1960, बेरूबरी केस 1960। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कि कोई भी इंडियन टेरिटरी की जमीन, ठीक है, किसी और को हम दे नहीं सकते विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है, कैन नॉट गिव टू अदर कंट्री, ठीक है, किसी भी और कंट्री को दे सकते हैं विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप किसी को भी अपनी जगह नहीं देख सकते, ठीक है। तो 1958 में क्या, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1958 में क्या हुआ? 1958 में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन, एग्रीमेंट का नाम क्या था? नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है। नेहरू नून किस किस के बीच में? जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम कौन थे? फिरोज खान नून, ठीक है। उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? हो जाता है कि भाई हम बेरूबरी जो है, बेरूबरी क्या एक जगह वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, उसको हम दे दिए जाएंगे, किसको? पाकिस्तान को दे देंगे, ठीक है। तो बेरूबरी किसको दे दी गई? बेरूबरी जो है एक विलेज है, ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है? जलपाईगुड़ी, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वॉज गिवन टू पाकिस्तान। समझ में आई किसी बात? ठीक है, क्योंकि बेरूबरी की वजह से क्या हो रहा था? बाउंड्री डिस्प्यूट हो रहा था। चलो उसके डीप में मैं ज्यादा जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी आज की वीडियो, लेकिन इतनी सी बात कि बेरूबरी जो है जलपाईगुड़ी में था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के, वो पाकिस्तान को दे दिया गया था इस एग्रीमेंट के तहत, नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 के तहत, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल क्या किया था कि एनी इंडियन टेरिटरी विल नॉट ट्रांसफर टू द एनी अदर कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1969 में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? इन 1969 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एनी बाउंड्री डिस्प्यूट, क्योंकि बेरूबरी भी क्या था? एक बाउंड्री डिस्प्यूट था। तो एनी बाउंड्री डिस्प्यूट, अच्छा क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? कि कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब तक कि उसमें इंडिया की टेरिटरी, यानी कि इंडिया को कोई भी अपनी जमीन देनी नहीं पड़ रही ना,
जब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जमीन देनी पड़ रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट एनी बाउंड्री डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व्ड विद एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, इफ इट डजंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, एनी सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। बात समझ में आई इतनी सी? ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात। एक और चीज इसमें लास्ट पढ़ते हैं, क्या कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब, 2015 में। ठीक है, 111 एनक्लेव्स, कितनी, 111 एनक्लेव्स किसको दे दी गई, वर गिवन टू बांग्लादेश। किसको दे दी गई, बांग्लादेश को। ठीक है, और 51 एनक्लेव्स किसने दी, 51 एनक्लेव्स किसने दी, 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश गिव टू पाकिस्तान, गिव टू पाकिस्तान, ओ सॉरी, गिव टू इंडिया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। 111 एनक्लेव तो हमने बांग्लादेश को दी थी और 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश ने हमें दी थी। ठीक है, ये कब हुआ था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015। ठीक है, चलिए आज एक चीज और देखेंगे, क्या, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया क्या है, थोड़ी सी आपकी मेंटल स्ट्रांग कर लेगा, क्या कि भाई मतलब कैसे कैसे सब कुछ विलय कैसे हुआ था। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी कि मतलब जब हम अलग हुए थे, जब हम आजाद हुए थे, तो 26 अगस्त 1947 को हमारे पास कितनी थी, 565 क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, जिसमें से इंडिया के कितने थे, 552, और पाकिस्तान के कितने थे, 13 थे। इंडिया के अंदर की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो नेहरू जी ने कहा कि भाई अब इन 13 को मिलाना है, इन 552 मतलब इन 13 को मिलाना है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो 13 में कैसे कैसे मिली थी, तो सबसे पहले तो किसकी बात करते हैं, अक्टूबर 1947, बहुत ही फेमस है, क्या, जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया गया था। किसमें, जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर वॉज मर्ज्ड इन इंडिया। कब कर दिए गए थे, जिस टाइम हम आजाद हुए थे उसी टाइम अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, कि फेब 1948 के अंदर, फेब 1948 के अंदर क्या हुआ कि जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट है, कौन सा, जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, जम्मू कश्मीर जो मर्ज हुआ था इंडिया में, वो कैसे हुआ था, व्हेन जो हरि सिंह वहां के रूलर थे, ठीक है, हरि सिंह ने क्या कर दिया था, साइन कर दिया था। क्या साइन किया गया था, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूं, कि हरि सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, याद रहेगी बात कि जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ था, जब हरि सिंह जो वहां के रूलर थे उन्होंने क्या साइन कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जूनागढ़ जो प्रिंसली स्टेट था वो कैसे मर्ज हुआ था, मर्ज टू इंडिया। ठीक है, थ्रू प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है, प्लेबिसाइड होता है जनमत संग्रह, यानी कि वहां की जनता जो है किसको वोट देती है कि भाई आप मर्ज कर लो इंडिया के अंदर। ठीक है, क्यों, प्लेबिसाइड हुआ था, थ्रू प्लेबिसाइड वॉज मर्ज टू इंडिया, क्योंकि इसके जो वो थे, क्या कहते हैं, जो किंग थे वो भाग गए थे। ठीक है, पाकिस्तान उड़ के चले गए थे।
चलिए, एरोप्लेन में ऑब्वियसली। उसके बाद क्या देखते हैं हम कि नवंबर 1948 में क्या हुआ, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद को मर्ज कर दिया गया था। हैदराबाद मर्ज इन इंडिया, किससे, ऑपरेशन पोलो से। ऑपरेशन पोलो क्या था, एक पुलिस एक्शन था। क्या था, एक पुलिस एक्शन था। समझ में आई बात, पुलिस एक्शन से मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तीन तो देख लिया। जम्मू कश्मीर का कैसे कर दिया गया था, हरि सिंह ने जब क्या कर दिया था, साइन कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जूनागढ़ का कैसे किया था, प्लेबिसाइड से। ठीक है, और नवंबर 1948 में हैदराबाद से कर दिया गया था मर्ज इन इंडिया ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, जो कि एक पुलिस एक्शन था। हालांकि भेजी आर्मी थी, लेकिन पुलिस एक्शन उसको दिखाया गया था। अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर, फेब 1948 जूनागढ़, नवंबर 1948 हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसके बाद चंद्रनगर था। ठीक है, चंद्रनगर कब कर दिया गया, तो चंद्रनगर में क्या हुआ था कि प्लेबिसाइड हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, 97% पीपल ने क्या कर दिया था कि इंडिया के साथ मर्ज कर दो। ठीक है, 97% पीपल वोट टू मर्ज इन इंडिया। ठीक है, लेकिन इसका मर्जर एक्चुअली में कब हुआ था, तो इसका मर्जर हुआ था फैब 2 19, ये हुआ था 1948 के अंदर। प्लेबिसाइड कब हुआ था, 1948 के अंदर। इसका ऑफिशियल मर्जर कब हुआ था, तो इसका मर्जर हुआ था 1954 के अंदर। और अक्टूबर 2 के अंदर क्या कर दिया गया था, इसको वेस्ट बंगाल में कर दिया गया था। तो फैब 2 के अंदर मर्ज्ड इन इंडिया। उस वक्त तो क्या हुआ था, सिर्फ प्लेबिसाइड हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था कब, 1948 के अंदर। इसमें क्या हुआ, मर्ज्ड इन इंडिया, एंड अक्टूबर 2 1954 में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर किसको कर दिया गया, टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, किसको ट्रांसफर कर दिया गया, वेस्ट बंगाल को। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1954 में, क्या 1954 में क्या हुआ था कि यमन, माहे, पौंडीचेरी, ठीक है, और कराईका, इनको क्या कर दिया गया था, लिबरेटेड फ्रॉम फ्रेंच रूल। किससे, फ्रेंच रूल से मुक्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था मुक्त, 1954 के अंदर। और 1954 के अंदर ही क्या हुआ था कि दादरा एंड नागर हवेली, किसको, दादरा एंड नागर हवेली को क्या कर दिया गया था, लिबरेटेड कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। किससे, फ्रॉम पुर्तगालियों से क्या कर दिया गया था, इसको लिबरेटेड कर दिया गया था। फिर मैं बात करता हूं कब, 1961 की। तो किसको, गोवा एंड दमन दीव को क्या कर दिया गया था, उसको लिबरेटेड कर दिया गया था। किससे, पुर्तगालियों से। ठीक है, लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगल। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। कब, 1954 के अंदर यमन, माहे, पौंडीचेरी, कराईकाल को फ्रेंच रूल से, और 1954 के अंदर ही दादरा एंड नागर हवेली को पोर्टुगल से। ठीक है, और 1961 के अंदर गोवा एंड दमन दीव लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगल। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या देखते हैं हम कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं। कितने, 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं। एक सेकंड, 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से देखते हैं। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 1962, और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962।
क्या देखते हैं इन सब के अंदर हम कि देखो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, दादरा एंड नागर हवेली को क्या कर दिया गया था, मर्ज्ड इन इंडिया, ठीक है, एंड मेड यूटी। क्या कर दिया गया था, इंडिया में मर्ज कर दिया गया था और उसको क्या कर दिया था, यूटी बना दिया गया था। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि गोवा एंड दमन दीव को क्या कर दिया गया था, वॉज मर्ज इन इंडिया एंड सेम थिंग क्या, एंड मेड यूटी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के अंदर क्या हुआ था, वही अपने चारों, ठीक है, कौन कौन से, यमन, माहे, फिर यमन, माहे, कराईकाल और पौंडीचेरी। ठीक है, इनको कर दिया गया था क्या, वॉज मर्ज्ड इन इंडिया। अच्छा, ये तक तो ठीक था कि यमन, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी को मर्ज कर दिया गया था इंडिया के अंदर, लेकिन इसमें से सिर्फ पौंडीचेरी एंड पौंडीचेरी को क्या बनाया गया था, वॉज मेड, पौंडीचेरी को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, यहां आपकी आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है, पौंडीचेरी को क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल ऐड किए गए थे, कौन कौन से आर्टिकल, तो 239A और 240 आर्टिकल। ठीक है, ये दो आर्टिकल क्या है, पौंडीचेरी के लिए ही करे गए थे। चलिए, ठीक है, उसके बाद हम कल क्लास जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे सिक्किम का विलय कैसे हुआ था। ठीक है, ऐसा करते हो, सिक्किम का विलय भी आज ही करा देता हूं। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, सिक्किम है, सिक्किम के बारे में हिस्ट्री में अगर कुछ जानना है तो आपको, तो इनको कौन संभाल रहे थे, चोग्याल संभाल रहे थे। ठीक है, चोग्याल्स क्या थे, रूलर्स थे। ठीक है, अब सिक्किम ने क्या कर दिया, सबसे पहले तो प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। सिक्किम गेव स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टरेट, प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया, सॉरी, प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो क्या कर दिया गया उसको, प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। इसके तहत, प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया के तहत सिक्किम ने हमें क्या दिए गए, 3 सब्जेक्ट दिए गए, 3 सब्जेक्ट गेव टू इंडिया। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट थे, तो देखो, सबसे पहली बात, 3 चीजें दी गई थी, कौन कौन से, कि एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल यानी कि जो भी तुम्हारे फॉरेन अफेयर्स है, वो सिक्किम के जो फॉरेन अफेयर्स है वो कौन संभालेगा, इंडिया संभालेगा। सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस, कौन देखेगा, इंडिया देखेगा। और कम्युनिकेशन, वो भी कौन देखेगा, इंडिया देखेगा। तो सिक्किम कहता है जब इतना कर ही लिया तो थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो और ज्यादा क्या कर लेते हैं कि सिक्किम का एक्ट आया, सिक्किम का एक्ट आया, गवर्नेंस ऑफ सिक्किम एक्ट। एक्ट कब आया था, 1974 के अंदर। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि हम पॉलिटिकल असिस्टेंस किससे लेंगे, इंडिया से लेंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन होंगे, वो कौन होंगे, चोग्याल्स होंगे। और हमारी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडिया वालों ने कहा जब तुम इतना कर ही रहे हो, जब तुम्हारी एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन हेड वो होंगे, पॉलिटिकल असिस्टेंस आना चाहता हमारे साथ होगी इंडिया के साथ, तो थोड़ी और चीजें उसको दे देते हैं। क्या कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, कब, 1974 के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या कहा गया कि तुम्हें हम देते हैं एसोसिएट स्टेट बना देते हैं। ठीक है, एसोसिएट स्टेट किसको बना दिया गया, सिक्किम को बना दिया गया। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि भाई
आर्टिकल क्या हुआ, 2 आर्टिकल ऐड किए गए, कौन से, एक तो आर्टिकल ऐड किया गया 2A एंड 10 शेड्यूल ऐड किया गया। इसके अंदर क्या बताया गया, पहली चीज क्या कि 2 सीट तो कहां पे, 2 सीट इन राज्यसभा एंड लोकसभा ईच, ठीक है, 2 सीट तो तुम्हारी कहां होंगी, राज्यसभा और लोकसभा में होगी। तुम आईएएस का एग्जाम दे सकते हो, तुम हायर एजुकेशन सर्विस ले सकते हो, ठीक है। और क्या बोला गया, अच्छा 2 सीट राज्यसभा और लोकसभा में तो होगी, लेकिन तुम पार्लियामेंट का इलेक्शन, इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं ले सकते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो सकते हो। और क्या बोला था, अच्छा फिर इसी टाइम पे एक रेफरेंडम हुआ जिसके अंदर सबने, सिक्किम के लोगों ने क्या कहा कि इंडिया में विलय कर दो, तो चलो हम भी विलय कर देते हैं इंडिया का, इंडिया में, ठीक है। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 क्या हुआ, सिक्किम को मर्ज कर दिया गया, सिक्किम वॉज मर्ज्ड इन इंडिया। तो ये जो 2A और जो 10 शेड्यूल्ड है इसको क्या कर दिया गया, रिपेल्ड कर दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आर्टिकल 2A एंड 10 जो शेड्यूल्ड है उसको क्या कर दिया गया, वर रिपील, रिपील मतलब निरस्त कर दिया, ठीक है। चलिए इनफ फॉर टुडे क्लास, आज थोड़ा लंबा हो गया लेकिन पॉलिटी में हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। चलिए क्या पढ़ा, तो सिक्किम को चोग्याल संभालते थे, सबसे पहले क्या प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया है, उसके बाद क्या बोला गया, चलो इसकी रिवीजन वीडियो भी आएगी, फिर भी प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने सिक्किम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट आया था 1974 के अंदर, उन्होंने क्या कहा, पॉलिटिकल असिस्टेंस किसके साथ, इंडिया के साथ। इंडिया ने बोला जब इतना कर ही रहे हो तो थोड़ा और कर लो, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के अंदर क्या किया गया, एसोसिएट स्टेट दे दिया गया, जिसके अंदर आर्टिकल 2A एंड 10 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर क्या था कि 2 सीट तो आपकी लोकसभा के अंदर होगी, 2 सीट आपकी राज्यसभा की होंगी, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। आईएएस का एग्जाम दे सकते हो, हायर एजुकेशन सर्विस ले सकते हो इंडिया के अंदर, लेकिन फिर उसी टाइम पे वहां पे एक रेफरेंडम पास हुआ, क्या रेफरेंडम के अंदर सब लोगों ने क्या कहा कि सिक्किम का विलय, जो लोगों थे सिक्किम के लोग थे, उन्होंने कहा भाई इंडिया में चल लो, जब इंडिया हमें इतनी हेल्प कर ही रहा है तो इंडिया में हमें कोई परेशानी नहीं है, चल लो इंडिया के अंदर। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 सिक्किम का विलय कर दिया गया किसके अंदर, इंडिया के अंदर, और आर्टिकल 2A एंड 10 शेड्यूल क्या कर दिया गया, रिपेल, निरस्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, चलिए सी यू सून।